देख दिल को मेरे वो काफिरे बेपीर न तोड़, घर है अल्लाह का ये इसकी तो तामीर न तोड़। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। पिछले एक सप्ताह में देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है और यह बदलाव मामूली नहीं है बल्कि उस तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में देश की सियासी तस्वीर आज के माहौल से बिल्कुल अलग हो सकती है। अब तक बीजेपी के लोग मोदी जी की लोकप्रियता के बारे में बढ़ चढ़कर बातें किया करते थे। किस देश ने उन्हें क्या सम्मान दिया, कौन सा नेता उनसे गले मिला, देश में किस कदर मोदी मोदी का जाप किया जा रहा है, यही सारी बातें सोशल मीडिया से लेकर मुख्य धारा के मीडिया तक छाई रहती थीं और मोदी जी के नाम पर बीजेपी हर चुनाव में बड़ी जीत का दावा करती थी। हालांकि ये दावे कई बार गलत साबित हुए, फिर भी मोदी नाम की माला बीजेपी नेता जपा करते थे और अब सियासत की बदलती तस्वीर में यही बीजेपी के नेता इस कोशिश में लगे हैं कि कैसे भी करके मोदी जी की छवि बचाई जाए, क्योंकि मोदी जी इस वक्त बुरी तरह से घिर गए हैं। दरअसल मणिपुर पर उनकी चुप्पी उनकी ही कुर्सी पर भारी पड़ गई है और इस सप्ताह जिन बड़े राजनीतिक बदलावों की बात मैं कर रहा हूं उनमें सबसे बड़ा चेंज यही है कि मोदी जी को मजबूरन झुकना पड़ा है। अपनी सत्ता के गुरूर में पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 सालों तक मन की बात की और मनमानी भी की, लेकिन विपक्ष के दबाव ने मोदी जी के इस गुरूर को तोड़ दिया है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं तो हर बात उनकी मर्जी के हिसाब से ही होगी। जी हां, विपक्ष भी अब केवल कांग्रेस, केवल टीएमसी, केवल आम आदमी पार्टी या सिर्फ जेडीयू नहीं रह गया है, बल्कि अब विपक्ष का मतलब इंडिया है। बेंगलुरु में विपक्षी दलों ने अपनी एकजुटता को यही नाम दिया है, क्योंकि इस इंडिया शब्द के आगे एनडीए को खड़ा रखना बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। इस सप्ताह के बड़े राजनीतिक बदलाव में विपक्षी एकता की बेंगलुरु बैठक भी शामिल रही, जिसमें 26 दलों ने एक साथ मिलकर बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। देश ने गठबंधन राजनीति के कई दौर देखे हैं दोस्तों, लेकिन इस बार जो गठबंधन हुआ है वो काफी अलग है, क्योंकि इस बार विपक्षी दल केवल सत्ता में आने के लिए एक साथ नहीं आए हैं, बल्कि भारत को बचाने के लिए इंडिया का गठन कर लिया गया है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया तैयार हुआ है, क्योंकि सवाल लोकतंत्र को बचाने का है। राहुल गांधी इस बार इंडिया के नेता के तौर पर उभरे हैं। हालांकि पीएम पद के लिए न उनकी और न ही कांग्रेस से किसी की दावेदारी आई है, फिर भी इंडिया का लीडर राहुल गांधी ही बनते हुए दिख रहे हैं। मोदी जी और बीजेपी अपनी राह में सबसे बड़ा रोड़ा राहुल गांधी को मानते हैं। उन्हें मानहानि में यानी मानहानि केस में सजा के चलते संसद से भी बाहर कर दिया गया, ताकि मोदी जी के उद्योगपति मित्रों से उनके रिश्तों पर राहुल गांधी और भाषण न दे सकें। लेकिन अब राहुल गांधी ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई 4 अगस्त को करेगा। देश की राजनीति में बदलाव का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो 4 तारीख के बाद भी जारी रहेगा, ऐसा लग रहा है। तो दोस्तों, आइए आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे विपक्ष ने तोड़ा है बीजेपी का गुरूर, किस तरह घिर गए हैं मोदी जी, और यह भी समझेंगे कि क्या राजनीति दे रही है बड़े बदलाव का इशारा। लेकिन शुरुआत करते हैं मोदी जी के बयान से, जो 2.5 महीनों की लंबी चुप्पी के बाद मोदी जी ने दिया है। सुनिए जरा। आज जब मैं आपके बीच आया हूं, इस लोकतंत्र के मंदिर के पास खड़ा हूं, तब मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें, खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में
हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने अच्छे दिनों का वादा देश के लोगों से किया था और लगातार 2 बार पीएम की कुर्सी पर बैठे। अच्छे दिनों के वादे में अब देश की जनता खुद को फंसा हुआ, ठगा हुआ महसूस कर रही है, क्योंकि उसने बुरे से बुरे दिनों में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसी नौबत आएगी जिसमें देश की महिलाओं के साथ इस कदर बर्बरता की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। मोदी जी की सत्ता के 9 सालों में देश की आम जनता पर कई तरह के अत्याचार हुए। गौरक्षा के नाम पर मुस्लिमों को बेरहमी से मारा गया। घर के फ्रिज में रखे मांस पर अखलाक की हत्या कर दी गई। कठुआ में मासूम बच्ची को मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया और उसके साथ अनाचार हुआ। हाथरस में दलित युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी जान चली गई और उसकी लाश रात को चुपके से जला दी गई। लखीमपुर खीरी में किसानों को पूरे होशो हवास में कुचला गया। पुलवामा में सैनिकों को बस में ठोकर मारकर विस्फोटक से उड़ा दिया गया और इसकी जवाबदेही किसकी है, इसका कुछ आज तक अता पता नहीं है। गलवान में सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। हर मामले पर जनता उम्मीद करती रही कि मोदी जी कुछ कहेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। मणिपुर पर भी 2.5 महीनों से मोदी जी की चुप्पी टूटने का इंतजार ही हो रहा था और शायद वो कुछ कहते भी नहीं, लेकिन 4 मई की घटना का जो वीडियो सामने आया जिसमें 2 महिलाओं के साथ भीड़ ने जैसा बर्बर व्यवहार किया, उससे जनता तो भीतर तक दहल ही गई। बीजेपी के नेताओं को भी शायद एहसास हुआ कि अब पानी सिर के ऊपर से निकल गया है, तो उन्होंने बयान देना शुरू किया और फिर मोदी जी को भी सबके सामने आकर कहना पड़ा कि वे दुखी हैं और उन्हें क्रोध आ रहा है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मोदी जी ने दुखी होने की बात कही है। आप याद कीजिए, प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने गोडसे को महान बताया था, तब भी उन्हें दुख हुआ था और उन्होंने दिल से उन्हें माफ न करने की बात कही थी। मोदी जी को इस बात का भी दुख हुआ था कि उनकी पार्टी के विधायक के बेटे ने सरकारी अधिकारी को बल्ले से पीटा था। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन के बिना लोग तड़प तड़प कर मरते रहे, तब भी मोदी जी दुखी हुए थे और किसान आंदोलन में भी उनका दुख झलका था कि उनकी तपस्या में कहीं कमी रह गई है। दुख तो उन्हें शायद गुजरात दंगों का भी हुआ था, तभी तो उन्होंने कहा था कि गाड़ी के नीचे पिल्ला भी आ जाता है तब भी दुख होता है। तो जैसे मौसम के कई रंग होते हैं, वैसे ही मोदी जी के दुख के भी कई रंग हैं। कौन सा दुख कितने दिन टिकेगा, यानी कब तक कायम रहेगा, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। गुजरात से आगे बढ़कर मोदी जी को राष्ट्रीय राजनीति में आना था, तो उन्होंने 3 दिन का सद्भावना उपवास रखा था। आप याद कीजिए, मोदी जी दिल्ली की सत्ता पर आ भी गए। अब यही गुजरात मॉडल मणिपुर पर अपनी छाप दिखा रहा है। गुजरात में भी अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ और फिर उन्हें हाशिए पर किया गया ताकि हिंदुत्व का परचम लहराया जा सके, और मणिपुर में इसी तर्ज पर जातीय झगड़ों के नाम पर चुनकर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। गुजरात के वक्त भी राज्य और केंद्र दोनों जगह बीजेपी की सरकार थी, लेकिन तब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने सीएम नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी। अब भी केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी हैं और सीएम एन बीरेन्द्र सिंह को राजधर्म निभाने की वो सलाह नहीं दे रहे हैं, बल्कि इसमें भी वो चुनावी राजनीति का मौका तलाश रहे हैं। मणिपुर को मोदी जी ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ से जोड़ दिया ताकि यहां के चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिल जाए, लेकिन इस बार मोदी जी के दांव फेल होते हुए दिख रहे हैं। 2024 के लिए रणनीतियां बनाने में बीजेपी बहुत पहले से जुट गई है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने कई बार 50 साल तक सत्ता पर बने रहने का दावा किया है। उनके भाषणों में भी आज के नहीं बल्कि 25 साल बाद के भारत की बात होती है। लेकिन अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को ये बात याद रखनी चाहिए कि लोकतंत्र में नेता की नहीं बल्कि जनता की मर्जी अहम होती है। जनता जिसे चाहेगी उसे ही सत्ता सौंपेगी, और अब जनता का मूड बीजेपी को उखड़ा दिखाई दे रहा है। पहले हिमाचल प्रदेश और फिर कर्नाटक की हार ने बता दिया है कि जनता हर बार बीजेपी को नहीं जिताएगी और केवल मोदी जी के चेहरे पर वोट नहीं देगी। विपक्ष भी अब इस बात को समझ चुका है, इसीलिए विपक्षी दल अब इंडिया की बात करने लगे हैं। बेंगलुरु में इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन करके विपक्ष ने अब बीजेपी और मोदी जी दोनों को खुले मंच से चुनौती दे दी है कि इस बार उनका मुकाबला इंडिया से होने वाला है। इस मौके पर राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, आइए पहले सुन लेते हैं। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ।
लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। यह देश की आवाज के लिए लड़ाई है। तो राहुल गांधी ने मोदी जी और बीजेपी का नाम लेकर साफ साफ कहा है कि इस बार उनका मुकाबला इंडिया से है। विपक्ष को यह मजबूती और विश्वास जमीनी हकीकत को परखने से आया है। राहुल गांधी ने दक्षिण से उत्तर तक भारत जोड़ो यात्रा कर देश की नब्ज टटोली और उसके बाद भी वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। कांग्रेस के दूसरे नेता भी जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। बाकी विपक्षी दल भी इसी तरह लगातार जनता से संपर्क में हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन, ऐसे तमाम नेता बीजेपी या मोदी सरकार के सताए हुए हैं और इन सब ने पिछले कुछ वक्त में जनता से जीवंत संपर्क बनाया है। सभी को ये एहसास हुआ है कि लोग बीजेपी से दुखी हो रहे हैं। मोदी जी का फैलाया अच्छे दिनों का भ्रम जाल टूटने लगा है और अगर एकजुटता दिखाई जाए तो मिलकर बीजेपी को मात दी जा सकती है। और यही विश्वास बेंगलुरु के मंच से विपक्ष में नजर आया है। आपको याद होगा, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि विपक्ष का मुख्य काम सत्ता पक्ष को कुर्सी से बेदखल करना है। भारत में इंडिया अब यही काम करने के लिए कमर कस चुका है। इंडिया की इस तैयारी से बीजेपी को डर लगने लगा है। इसीलिए बीजेपी नेता और उनके समर्थक बार बार इस बात को उछाल रहे हैं कि पीएम उम्मीदवारी के नाम पर विपक्षी एकता टूट जाएगी। जब पटना में बैठक हुई तब भी और अभी भी जब बेंगलुरु में बैठक हुई, उस बैठक के वक्त भी विपक्ष के विरोधी यानी बीजेपी के समर्थक पीएम चेहरे को लेकर बातें करने लगे। इंडिया का संयोजक कौन होगा, इस पर सवाल उठने लगे। कहीं नीतीश कुमार को नाराज बताया गया तो कहीं लालू जी को खफा दिखाया गया। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल की भूमिकाओं पर सवाल उठे। लेकिन इंडिया जिस तरह आगे बढ़ रहा है उससे बीजेपी की ये कोशिश भी नाकाम दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि उसकी नजर पीएम की कुर्सी पर नहीं है। विपक्षी एकता को लेकर बार बार यह सवाल उठ रहा है कि इसमें पीएम का चेहरा कौन होगा, क्योंकि कई दिग्गज इस गठबंधन में ऐसे हैं जिनकी महत्वाकांक्षा देश का पीएम बनने की है। लेकिन कम से कम कांग्रेस ने इस पर अपने कदम पीछे खींच करके ये साफ कर दिया है कि वो इस गठबंधन में किसी स्वार्थ से नहीं आई है, बल्कि उसका एकमात्र लक्ष्य बीजेपी को सत्ता से हटाना है। बैठक के दौरान ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कभी भी सत्ता हासिल करना नहीं चाहती थी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पार्टी का लक्ष्य संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना है और ये पहली बार नहीं है जब पीएम पद की दावेदारी से कांग्रेस पीछे हटी है। पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस ने खुद को पीछे करके अपने समर्थन से किसी और पार्टी के नेता को पीएम बनाया है। आप याद कीजिए कि चौधरी चरण सिंह ने 1977 में बनी मोरारजी देसाई की सरकार गिरने के बाद इंदिरा गांधी के समर्थन से सदन में बहुमत साबित किया और 28 जुलाई 1979 को समाजवादी विचारधारा वाली पार्टियों और कांग्रेस यू के समर्थन से भारत के 5वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। इसके बाद 1990 में जनता दल के चंद्रशेखर 64 सांसदों के साथ अलग हो गए और उन्होंने अपनी समाजवादी जनता पार्टी बनाई। कांग्रेस के समर्थन के साथ चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन गए। 1996 में 13 दिन की वाजपेयी सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के समर्थन से एचडी देवेगौड़ा पीएम बने और 1997 में यूनाइटेड फ्रंट के नेता इंद्र कुमार गुजराल कांग्रेस के समर्थन से पीएम बने। तो 1977 के बाद का दौर हो या 1996 के बाद का दौर हो, देश पहले भी राजनीतिक उथल पुथल और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को साथ आते हुए देख चुका है। आज देश एक बार फिर से सियासत की उतरती और चढ़ती लहरों के बीच झूल रहा है, जिसमें कमान संभालने के लिए 26 विपक्षी दलों ने एक साथ हाथ मिलाया है। अब इसमें पतवार कौन संभालेगा, कौन नाव को संभालने का काम करेगा, ये बाद के सवाल हैं।
जिनके जवाब ये तमाम विपक्षी दल मिलकर खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे, क्योंकि इस बार सबके सामने मुद्दा एक ही है कि किसी भी तरह बीजेपी को सत्ता से बाहर रखा जाए, क्योंकि बीजेपी के शासन में न केवल विपक्ष के अस्तित्व पर बल्कि लोकतंत्र पर ही खतरा दिख रहा है। राहुल गांधी ने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था, इसीलिए वो लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। पहले वो अकेले नजर आते थे, लेकिन बेंगलुरु में उनके साथ 26 दलों के नेता साथ साथ नजर आए। बिना किसी घोषणा के राहुल गांधी की उपस्थिति को अनिवार्य और महत्वपूर्ण महसूस किया जा रहा है, जैसे अंधेरी रात के बाद बेसब्री से सूरज के आने का इंतजार होता है और रोशनी के रथ पर सवार किरणें सूरज के आने का ऐलान कर देती हैं। कुछ ऐसा ही माहौल इस वक्त देश की सियासी पटल पर बन गया है। देश सूरज के उगने का इंतजार कर रहा है। खैर, महान शायर बहादुर शाह जफर ने ठीक ही फरमाया है कि ताजे जर के लिए क्यों शम्मा का सर काटे है, ताजे जर के लिए क्यों शम्मा का सर काटे है, रिश्ता ये उल्फते परवाना को गुलगीर न तोड़। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।